हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज फिर से मैं कुमार अंबुज आपके अपने फेवरेट चैनल के साथ एक बस वही सौरमंडल का चैप्टर लेकर आया हूं। ठीक है, पिछले क्लास में हमने बताया था सौरमंडल का पार्ट 1, जिसमें मैंने सौरमंडल से संबंधित सूर्य के बारे में पूरी जानकारी दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पे कोई नए मेंबर हैं, ठीक है, तो प्लीज आप ऊपर में जो आई बटन दिया हुआ है उस पर आप जाकर सौरमंडल का पार्ट 1 देखना न भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैं आज जो है सौरमंडल का आप देख रहे होंगे पार्ट 2, ठीक है, ग्रहों से संबंधित व्याख्या लेकर आया हूं, जो कि सौरमंडल के अंतर्गत ही आती है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इस चैप्टर से कम जो है 2 से 4 क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वह रेलवे की हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो या फिर कोई भी डिफेंस प्रतियोगिता परीक्षा हो, पूछी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने बताया था सन के बारे में। मैंने पार्ट 1 में, ठीक है, मेरा एक वीडियो अपलोड मैंने किया था पार्ट 1, उसमें मैंने बताया था सन के बारे में। आज मैं इस वीडियो में, पार्ट 2 वीडियो में, आज मैं बताने जाऊंगा कि इसके प्लैनेट के बारे में, यानी ग्रहों के बारे में, इसके फैमिली के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं, आज इसके बारे में बताते हैं। चलते हैं अब टॉपिक की ओर। आप देख रहे होंगे कि सूर्य है और सूर्य के अंतर्गत जो है, सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं उनको ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ग्रह आपका संबंधित है। ठीक है, मैं इसके बारे में बिल्कुल पार्ट वाइज, पार्ट ग्रहों को डिटेल्स वाइज बताऊंगा कि इससे कितने क्वेश्चंस आपका एराइज होते हैं। ठीक है, उम्मीद करूंगा, कोशिश करूंगा कि एक भी क्वेश्चंस इससे न छूटे। ठीक है, तो चलते हैं फ्रेंड्स, इसका कुछ आपका बेसिक मेथड पहले मैं बता देता हूं, इसके बाद फिर ग्रहों पर पार्ट वाइज पार्ट चलूंगा। ठीक है, तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका ग्रह है, सन है, सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर घूमने वाले प्लेनेट हैं, ग्रह हैं, जिसमें कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर इसके बाद है क्षुद्र ग्रह। ठीक है, सभी को मैं एकदम डिस्क्रिप्शन डिटेल्स बताऊंगा। ठीक है, प्लीज बने रहिए, कहीं मत जाइएगा, आराम से देखिए। बिल्कुल मैं आशा करता हूं, विश्वास करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि आपको समझ में आएगी। ठीक है, इसके बाद है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। फ्रेंड्स, मैं एक चीज बता दूं कि यहाँ जो होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो 4 ग्रह होते हैं, ठीक है, ये चारों ग्रह किस रूप में पाए जाते हैं? ठोस रूप में। याद रखिएगा, हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि कौन से ग्रह ठोस रूप में पाए जाते हैं। आपका ऑप्शंस दिया रहेगा, ठीक है, या फिर पूछ देगा कौन से ग्रह ठोस रूप में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, आपका चारों ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है, या फिर 3 ऑप्शन दिया रहेगा, एक ऑप्शन नहीं दिया रहेगा। तो याद रखिएगा कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ठोस रूप में पाए जाते हैं, और ठोस रूप में पाए जाने के कारण ही इसे क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। ठीक है, ठोस रूप में पाए जाने के कारण ही इसे कहते हैं आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। ठीक है, अब देखिए एक चीज और क्वेश्चन आता है यहाँ से कि पूछता है क्वेश्चन, याद रखिएगा दोस्त, कि किन 2 ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स एकदम बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, पार्ट वाइज पार्ट एकदम बताऊंगा। पहले यहाँ मैं थोड़ा सा मेन हेडिंग बता दूं, इसके बाद डिटेल चलूंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछता है कि किन 2 ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो आप इस डायग्राम से देख रहे होंगे कि मंगल और बृहस्पति, ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन से ग्रह पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्या ग्रह पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह, याद रखिएगा। अब यहां से देखिएगा है आपका बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यहाँ से देखिएगा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये चारों जो है आपका गैस रूप में पाए जाते हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए इनको बृहस्पतीय ग्रह या बाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गैस रूप में पाए जाएंगे तो बृहस्पतीय ग्रह या बाह्य ग्रह, बाह्य मतलब बाहर। ठीक है, और आपका जो ठोस रूप में पाए जाएंगे उनको आंतरिक ग्रह कहेंगे, यानी कि अंदर। ठीक है,
इसको एक और नाम से जाना जाता है परंपरागत ग्रह। क्या कहेंगे? परंपरागत ग्रह। यानी कि जो गैस रूप में पाए जाएंगे उनको कहेंगे बृहस्पतीय ग्रह या बाह्य ग्रह या परंपरागत ग्रह, और जो ठोस रूप में पाए जाएंगे उनको कहेंगे आंतरिक ग्रह या फिर आपका पार्थिव ग्रह। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे है कि नंगी आंखों से यानी कि बिल्कुल खुली आंखों से हम लोग मात्र 5 ग्रह को ही देख सकते हैं, जो कि आपका वेरी सिंपल है, रटने का कोई जरूरत नहीं है, बस समझ जाइए आंसर आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि नंगी आंखों से 5 ग्रहों को देख सकते हैं। कौन कौन? तो दिन का नाम, ठीक है, दिन का नाम जैसे कि आपका मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। मंगल से लेकर शनिवार तक चल जाइए। ठीक है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो मंगल से लेकर शनिवार तक चल जाइए, वही आपको जो है इसी 5 ग्रह को जो है हम लोग क्या करेंगे? नंगी आंखों से देख सकते हैं। अदरवाइज और कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका मेन हेडिंग जो कि मैंने बता दिया, और उम्मीद करता हूं आपके दिमाग में सटीक आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्त की पर्टिकुलर, ठीक है, जैसे सन के बारे में यानी सूर्य के बारे में पार्ट 1 में मैंने अच्छे से बताया है, बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से निकले हैं। अगर जो मेंबर नहीं देखे होंगे, ठीक है, अगर इस चैनल पर कोई नए आए हैं तो प्लीज पार्ट 1 जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट वाइज पार्ट, बुध के बारे में, उसके बाद शुक्र के बारे में। ठीक है, चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आते हैं बेसिक में कि सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि ग्रह किसे कहते हैं और उपग्रह किसे कहते हैं। आप यहाँ पर 2 डायग्राम देख रहे होंगे। ठीक है, मैं एकदम बारीकी से बताता हूँ, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, यानी 1 बाय 1 चलूंगा। ठीक है, एक भी कोशिश करूंगा कि एक भी न छूटे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आते हैं ग्रह में, प्लैनेट। ठीक है, ग्रह आखिर होता क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, ग्रह उसे कहते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, इसको क्या कहेंगे? ग्रह। इसको क्या कहेंगे? ग्रह। ठीक है, और उपग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उपग्रह किसे कहते हैं? ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी कि देखिए, ये सन है, यहाँ ग्रह है, और ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी कि ये जो है इस राउंड में चक्कर लगाएगा, तो इसको क्या कहेंगे? उपग्रह। ठीक है, आप लोग ने समझ गया कि ग्रह उसे कहेंगे जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, उन्हें ग्रह कहते हैं, और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज यहां से निकल कर आती है कि आखिर ग्रह किसे और कहते हैं, मतलब ग्रह में खासियत, क्वालिटी क्या होगी। तो याद रखिएगा कि ग्रह की क्वालिटी क्या होती है, मुख्य रूप से विशेषताएं क्या क्या होती है, कि सबसे पहले कि ग्रह को गोल होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ग्रह गोल होना चाहिए। ठीक है, अगर गोल ना होके लंबा टाइप का रहेगा तो उसको ग्रह की श्रेणी में फिर नहीं रखा जाएगा। ठीक है, और आपको पता होगा कि टोटल ग्रह की संख्या 9 थी, जिसमें आपका यह को निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उसका आकार गोलाकार नहीं था। ठीक है, इसलिए उसको वहां से ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। ठीक है, दूसरा गुण क्या होता है? ठीक है, कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना चाहिए। दूसरा गुण क्या होता है? कि सूर्य के चारों ओर चक्कर। ठीक है, दूसरा गुण होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर। और तीसरा गुण क्या होता है? कि तीसरा गुण होता है कि इसमें गुरुत्वाकर्षण हो। ठीक है, तीसरा गुण क्या होता है? इसमें गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल होना ही चाहिए। ठीक है, अगर ये तीनों क्वालिटी अगर इसमें पाए जाएंगे तभी वह ग्रह मानने योग्य होगा, अर्थात नहीं होगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, कि ग्रह उसे कहते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करे, और उपग्रह उसे कहते हैं जो ग्रह की परिक्रमा करे। ठीक है, तो ये था आपका ग्रह और उपग्रह। अब यहां से क्वेश्चन और आता है कि परिक्रमण किसे कहेंगे और परिभ्रमण किसे कहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ध्यान दीजिएगा।
सबसे पहले आते हैं परिभ्रमण, ठीक है। तो परिभ्रमण उसे कहते हैं जो खुद के अक्ष पर घूमता है। खुद के अक्ष पर कहने का मतलब कि ये देखिए, ये एक ग्रह है तो ग्रह का एक पोल बिंदु होगा, मुख्य बिंदु होगा। तो मुख्य बिंदु अगर होगा, ठीक है, तो जो मुख्य बिंदु पर घूमे यानी कि इसी पर जो है ना गोलाकार राउंड करे, घूमे, ठीक है, उसको कहेंगे परिभ्रमण। ध्यान दीजिएगा, उसको क्या कहेंगे? परिभ्रमण, ठीक है। और परिक्रमण किसे कहेंगे? जो सूर्य के चारों ओर घूमे, ठीक है, अपने अक्ष पर न घूमकर सूर्य के चारों ओर घूमे। जैसे कि ये ग्रह जो है ना सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है, तो इसको कहेंगे परिक्रमण, ठीक है, परिक्रमण। याद रखिएगा किसको क्या कहेंगे? परिक्रमण, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि ग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं, परिक्रमण किसे कहते हैं और परिभ्रमण किसे कहते हैं। अब इसको जनरल याद करने का एक ट्रिक बता देते हैं कि परिक्रमण और परिभ्रमण में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसको क्लियर कर देते हैं। जैसे शंकर जी के चारों तरफ गणेश जी परिक्रमा किए थे ना, शंकर जी के चारों तरफ गणेश जी परिक्रमा किए थे, तो उसको कहते हैं परिक्रमण, ठीक है। और आपका अपने अक्ष पर, जैसे हम यहाँ हैं, ठीक है, और हम ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, सिर्फ अपने अक्ष पर, तो उसको कहेंगे परिभ्रमण, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये सब आपका बेसिक पॉइंट था। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बुध से, कि बुध में कौन कौन से क्वेश्चन बुध से आते हैं, क्या उसमें विशेषता होती है। चलते हैं दोस्त बुध के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हेडिंग है बुध, ठीक है। तो बुध से कौन कौन से क्वेश्चन अराइज होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आप देख रहे होंगे, ठीक है, सौरमंडल के अनुसार कि सबसे फर्स्ट स्थान पर कौन है? बुध है, ठीक है। तो इससे एक क्वेश्चन निकलती है, इससे फर्स्ट क्वेश्चन आपका निकलेगा बुध के बारे में कि यह जो है सबसे छोटा ग्रह है। क्या है? सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा ग्रह है। दूसरा पॉइंट आपका निकलता है। अगला है कि आप यहां से देख सकते हैं कि सबसे निकट, सूर्य से सबसे निकट का ग्रह कौन है? बुध है। तो यहां से एक क्वेश्चन निकल गया कि सबसे नजदीक का ग्रह, ठीक है, सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? बुध है, ठीक है। अब तीसरा आता है कि एक चीज याद रखिएगा कि सूर्य निकलने से 2 घंटा पहले कौन निकलता है? बुध। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। सूर्य निकलने से 2 घंटा पहले कौन निकलता है? बुध। लिख देता हूं कि सूर्य निकलने से 2 घंटा पहले निकलता है, ठीक है। सूर्य निकलने से 2 घंटा पहले निकलता है, ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन अगला आता है कि बुध में एक विशेष गुण पाया जाता है। क्या? चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। वो इसलिए पाया जाता है कि हर एक ग्रह में गुरुत्वाकर्षण होती है, ग्रेविटेशनल होती है। तो यह जब सूर्य की परिक्रमा करेगी तो कोई भी चीज को मैग्नेट यानी अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी, मैग्नेट के कारण, ठीक है। तो चुंबकीय चारों ओर जो क्षेत्र के चारों ओर जो मैग्नेट का प्रकोप होगा यानी कि अट्रैक्शन होगा, उसको कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र, जो कि सबसे नजदीक है। इसलिए इसमें एक खास गुण पाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र का होना, ठीक है। तो इससे एक क्वेश्चन निकलता है चुंबकीय क्षेत्र का होना, ठीक है। एक क्वेश्चन इससे निकला, चुंबकीय क्षेत्र का होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इससे कि बुध ग्रह पर जो है दिन का टेम्परेचर और रात का टेम्परेचर दोनों पाया जाता है, और इसका टेम्परेचर की, ठीक है। तो बुध का तापमान होता है लगभग 600 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 600 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिएगा बुध में जो होता है दिन गर्म होती है और रातें ठंडी होती है। यहाँ पर दिन क्या होता है? यहाँ पर दिन गर्म होती है और रातें क्या होती है? रातें आपका ठंडी होती है।
रातें आपका ठंडी होती है। अब तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि दिन जब गर्म होती है तो उसका टेम्परेचर कितना होगा और रातें ठंडी होगी तब उसका टेम्परेचर कितना होगा। तो याद रखिएगा कि दिन अगर गर्म होगा, ठीक है, तो दिन में टेम्परेचर हो जाता है 427 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाता है? 427 डिग्री सेल्सियस। लेकिन रातें अगर ठंडी हो जाती है तो टेम्परेचर माइनस में चला जाता है और टेम्परेचर इसका हो जाता है कितना कि -173 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाता है? -173 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इससे बुध ग्रह से जो है ये सब क्वेश्चन आपका निकलती है। ठीक है, अब देखिएगा कि एक क्वेश्चन और निकलता है बुध से कि बुध ग्रह का परिक्रमण काल कितना दिन का होता है। तो याद रखिएगा इसका परिक्रमण काल जो होता है, ठीक है, परिक्रमण यानी सूर्य के चारों ओर, अभी जस्ट हमने बताया, तो इसका परिक्रमण काल होता है आपका 88 दिन का। कितना दिन का होता है? 88 दिन का होता है। ठीक है, परिक्रमण काल कितना होता है? 88 दिन का होता है। ठीक है, तो आपका जो है बुध वाले ग्रह से इतने सारे क्वेश्चन आपका निकल कर आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है कि बुध के उपग्रह की संख्या। अब देखिएगा उपग्रह यानी बेटा, सन, ठीक है, सन पुत्र की संख्या। तो बुध का कोई उपग्रह नहीं होता। वो इसलिए दोस्त नहीं होता कि बुध का उपग्रह नहीं इसलिए होगा कि आप देख रहे होंगे कि 8 ग्रह है। अब 8 ग्रह में शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन निकल के आता है कि वैसे कौन से 2 ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो याद रखिएगा बुध और शुक्र। और बेटा कैसे होगा दोस्त, जब इनकी शादी नहीं हुई बेचारे शुक्र प्लेनेट की, तो बुध की शादी कैसे हो सकती है? क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसकी शादी कैसे हो सकती है? तो याद रखिएगा कि अगर शादी ही नहीं हुई तो पुत्र कहां से होगा, संतान कहां से जन्म लेगा। ठीक है, तो ऐसे 2 ग्रह हैं बुध और शुक्र जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है तो उपग्रह की संख्या यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, तो आई होप, उम्मीद करता हूं बुध ग्रह से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस है आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्त हम शुक्र में। अगला चलिए अब चलते हैं शुक्र से। आप हेडिंग देख रहे होंगे कि शुक्र ग्रह है। ठीक है, अब शुक्र ग्रह से कौन कौन से क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। ठीक है, अब देखिएगा कि यहाँ आपका सूर्य है और यहाँ आपका ग्रह है जो कि परिक्रमा कर रहा है सूर्य की। ठीक है, अब देखिएगा तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चंस निकल के आता है, ठीक है, कि पृथ्वी के नजदीक का ग्रह है। अब देखिएगा आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि पृथ्वी के निकट कौन है, तो शुक्र है। पृथ्वी के निकट कौन है? शुक्र है। तो लिखेंगे कि एक क्वेश्चन बन के आएगा कि पृथ्वी के नजदीक का ग्रह कौन है, तो आपका शुक्र है। ठीक है, पृथ्वी के नजदीक का ग्रह है शुक्र है। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन आएगा कि सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, अब चमकीला क्यों होता है मैं बताता हूँ। क्योंकि पृथ्वी के निकट है, तो पृथ्वी जब ज्यादा गर्म हो जाती है, ठीक है, पृथ्वी जब ज्यादा गर्म हो जाती है तो इसका चमक इस पर कुछ देर के लिए टिकता है। ठीक है, इसका चमक इस पर कुछ देर के लिए टिकता है, जो कि बहुत ही उस समय चमकीला दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? चमकीला ग्रह। तो यहाँ जो है शुक्र को क्या कहते हैं? आपका चमकीला ग्रह। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन निकला इससे। तीसरा क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, याद रखिएगा एकदम मुख्य रूप से मेन इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कैसे क्या होता है। ठीक है, तो एकदम टाइप वाइज टाइप याद रखिए कि किस प्रकार क्वेश्चन हर एक ग्रह से राइज होते हैं, एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, अब देखिएगा तीसरा क्वेश्चन होता है आपका कि सबसे गर्म ग्रह होता है, सबसे गर्म ग्रह। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह क्वेश्चन आता है कि गर्म ग्रह तो बुध होना चाहिए क्योंकि सूर्य के समीप है। तो मैं बता दूं दोस्त, सूर्य एक मध्यवर्त तारा है।
ठीक है। सूर्य एक मध्यवर्त तारा है। सूर्य का प्रकाश अगर वायुमंडल में आती है, ठीक है, तो वह जब तक धूल कण से नहीं टकराएगा उसका फैलाव नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और तारे में गैस होती है, तारे में गैस होती है, ठीक है। और देखिएगा, तो इसी से साबित होता है कि सबसे गर्म ग्रह इसलिए होता है कि पृथ्वी के निकट है, पृथ्वी के निकट है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। तो सबसे गर्म ग्रह कौन होता है? शुक्र होता है। इससे एक क्वेश्चन बना। अगला क्वेश्चन आता है शुक्र में कि इसे हम क्या कहते हैं? सांझ का तारा या भोर का तारा, सांझ का तारा या भोर का तारा। अब देखिएगा क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिएगा तो शुक्र जो है आपका जो है दक्षिणावर्त चक्रण करता है। शुक्र जो है आपका ऐसे घूमता है, ठीक है, ऐसे आपका घूमता है। यहाँ पे आपका वेस्ट है, यहाँ पर ईस्ट है, तो आपका ईस्ट डायरेक्शन से यानी कि पूर्व डायरेक्शन से पश्चिम डायरेक्शन की ओर घूमता है। दक्षिणावर्त लिख देता हूँ, दक्षिणावर्त, ठीक है, दक्षिणावर्त चक्रण करता है। और दक्षिणावर्त चक्रण करने के कारण ही, ठीक है, यह शाम में पश्चिम दिशा में उगता है। शाम में कहाँ उगता है? पश्चिम दिशा में। लिख देता हूँ कि शाम में पश्चिम और सुबह में पूरब, ठीक है। आपका जो है क्लॉकवाइज घूमने के कारण ही यह शाम में पश्चिम दिशा में और सुबह में पूर्व दिशा में उगता है, दिशा में दिखाई देता है, ठीक है, दिखाई देता है, ठीक है, यही कारण है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला देता है कि इसको हम पृथ्वी की भगिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी की भगिनी, ठीक है। अब देखिएगा पृथ्वी की भगिनी, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि यह शाम में पश्चिम और सुबह में पूर्व दिशा में दिखाई पड़ने के कारण ही इसे भोर का तारा कहा जाता है और सांझ का तारा कहा जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहां से आया कि भोर का तारा, भोर का तारा और सांझ का तारा, सांझ का तारा, ठीक है, कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और आता है जो कि मैं अभी जस्ट बता रहा था, ठीक है, कि पृथ्वी की इसको भगिनी कहा जाता है। अब भगिनी क्यों कहा जाता है मैं बताता हूँ। इसलिए कि देखिएगा ये पृथ्वी है और ये शुक्र है, ठीक है। यह जो है आकार और बनावट, ठीक है, लिख देता हूँ, आकार और बनावट, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी जो है शुक्र के समान दिखाई देती है। शुक्र के समान ही दोनों एकदम लगभग सेम दिखाई देता है, ठीक है, आकार और बनावट के कारण। मेन एग्जाम में क्वेश्चन पूछती है कि वह कौन से ग्रह होते हैं जो पृथ्वी के समान दिखाई पड़ते हैं, तो आंसर मारिएगा शुक्र। क्यों? क्योंकि आकार और बनावट की दृष्टि से दोनों समान दिखाई देती है, ठीक है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? शुक्र। अब तो पता चल गया कि क्यों उसको भगिनी कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? भगिनी, ठीक है, भगिनी, इसको भगिनी कह सकते हैं। भगिनी किसकी? पृथ्वी की, ठीक है, पृथ्वी की भगिनी, ठीक है। अब देखिएगा कि शुक्र के उपग्रह की संख्या, तो इससे पहले ही मैंने बता दिया था कि शुक्र के भी उपग्रह की संख्या यानी बेटों की संख्या नहीं होती, ठीक है, शुक्र के उपग्रह की संख्या भी नहीं होती। तो इसके भी उपग्रह क्या होंगे? आपका इसके उपग्रह क्या होंगे? 0, यानी कि न के बराबर होगी। तो यही था दोस्त आपका शुक्र से संबंधित क्वेश्चन। इसी टाइप का क्वेश्चन आपका शुक्र से संबंधित होता है, ठीक है। तो अभी तक आपने पढ़ा बुध और शुक्र और कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप, उम्मीद करता हूं दोस्त पार्टिकुलर में बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं, देर न करते हुए आगे चलते हैं पृथ्वी की तरफ कि पृथ्वी से कौन कौन से क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है आपका पृथ्वी। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे होंगे पृथ्वी, ठीक है। तो अब पृथ्वी से बहुत सारे क्वेश्चन राइज होते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं बारीकी से बता देता हूं, ठीक है। अब देखिएगा
कि सबसे पहले यह सूर्य है और ये ग्रह है आपका पृथ्वी। तो पृथ्वी का कक्षीय मतलब घूमना, ठीक है। देखिएगा पृथ्वी कैसे घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, यानी कि आपका वामावत घूमती है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि पृथ्वी कैसे घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। दूसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी होती है। कितना डिग्री झुकी होती है? 23.5 डिग्री। अगर मेन एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी होती है, तो 23.5 डिग्री झुकी होती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका पृथ्वी से संबंधित, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है कि यह जो है आकार में, ठीक है, पृथ्वी जो है आकार में पांचवा बड़ा ग्रह है, ठीक है। आकार में क्या बड़ा ग्रह है? पांचवा बड़ा ग्रह है, ठीक है। आकार में पांचवा, ठीक है, पृथ्वी, ठीक है। अब देखिएगा सबसे पहले, अब दूसरा पॉइंट तो हमने बता दिया कि यह 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तीसरा आपका पॉइंट होता है, इससे क्वेश्चन निकल के आता है कि यही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन यापन संभव है, ठीक है, जीवन यापन संभव है, ठीक है। तो यानी कि इस पर जो है जीवन संभव है, एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया, ठीक है, कि यही एक ऐसा ग्रह है जिस पर हम लोग निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं। और भी ग्रह का पता चला है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहां से निकल कर आता है, ठीक है, कि पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह होता है। पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह होता है, और कौन होता है? आपका चंद्रमा, ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह होता है चंद्रमा। लिख देता हूं कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह होता है कौन? एक उपग्रह होता है जो कि होता है आपका चंद्रमा, ठीक है। अच्छा, अगला है पॉइंट कि यहां से दो होते हैं, एक विषुवतीय व्यास होता है, एक ध्रुवीय व्यास होता है, ठीक है। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास देखिएगा, विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 12,756 किलोमीटर। और एक और होता है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी का एक और होता है आपका ध्रुवीय व्यास, ठीक है। तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास होता है 12,714 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए दोस्त, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास के बीच कितने किलोमीटर का अंतर होता है, ठीक है। तो देखिएगा पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास के बीच कितने किलोमीटर का अंतर होता है, तो अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो देखिएगा 6 में से 4 गया 2 और 5 में से 1 गया 4, बाकी तो कट जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका कितने किलोमीटर का अंतर होता है? 42 किलोमीटर का, ठीक है। ये हमेशा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इसको रटना नहीं है। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि इसको रट के याद रखते हैं, लेकिन यह रटना नहीं है। याद रखिएगा कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास होता है 12,714। अगर दोनों के बीच अंतर पूछेगा तो घटा देंगे, यानी आया कितना? 42 किलोमीटर, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा कि अगला पॉइंट आता है कि पृथ्वी जो घूमती है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, तो कितना रफ्तार से घूमती होगी, कितना स्पीड से घूमती होगी। यानी कि इसका चाल होता है, यह जो घूमती है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घूमती है, ठीक है। 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घूमती है, और यह लगभग एक पूरा चक्कर कितना लगा लेती है, कितने समय में? तो 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड लगभग लगाती है, ठीक है। तो आप इतना याद मत रखिएगा, डायरेक्ट लगभग याद रखिएगा 24 घंटा। कितना याद रखिएगा? लगभग 24 घंटा, यानी कि 24 घंटे में एक पूरा चक्कर ये लगा लेती है, ठीक है। तो इससे इतना सारा क्वेश्चन निकला, और भी सारे क्वेश्चन है जो कि मैं अब देखिएगा आगे है कि हेडिंग जैसा कि देख रहे होंगे कि पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की गतियां। अब पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है, याद रखिएगा।
पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की होती है, दैनिक गति या घूर्णन गति, जिसे हम क्या कहते हैं, दैनिक गति या घूर्णन गति पहला, और दूसरा है परिक्रमण या वार्षिक गति, परिक्रमण या वार्षिक गति। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे मैं बताता हूं। तो याद रखिएगा कि दैनिक गति या घूर्णन गति कैसे होती है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर अगर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर अगर घूमती है तो इस गति को क्या कहते हैं, दैनिक गति या घूर्णन गति। इस गति को क्या कहते हैं, दैनिक गति या घूर्णन गति। और दैनिक गति यानी अपने अक्ष पर घूमने की क्रिया के उपरांत क्या होता है, दिन रात होता है। क्या होता है, दिन और रात होता है। यानी कि एक अगर इन शॉर्ट, अगर आप शॉर्ट सीखना चाहेंगे तो दैनिक गति से ही दिन रात होते हैं। याद रखिएगा, दैनिक गति से ही दिन रात होते हैं। दैनिक गति कहिए या फिर घूर्णन गति कहिए, दोनों बात एक ही है। अब चलते हैं परिक्रमण या वार्षिक गति। तो परिक्रमण या वार्षिक गति से क्या होती है, देखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करे तो उसको कहते हैं हम क्या, परिक्रमण गति या वार्षिक गति। ठीक है, यानी कि अपने अक्ष पर तो घूम ही रही है और लगातार उसके साथ साथ सूर्य को भी चारों तरफ से चक्कर लगा रही है, तो उसको कहेंगे परिक्रमण या वार्षिक गति। और यही परिक्रमण या वार्षिक गति से क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतु में परिवर्तन। ठीक है, तो इससे एक क्वेश्चन निकला कि ऋतु में परिवर्तन किससे होती है, तो वार्षिक गति या फिर परिक्रमण गति से। और दिन रात किससे होती है, तो दैनिक गति या फिर घूर्णन गति से। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी जो है सूर्य का एक परिक्रमा, पूरी परिक्रमा यानी कि एक चक्कर लगाने में लगभग कितना समय लेता है, तो ध्यान दीजिएगा, पूरा चक्कर लगाने में लेता है आपका 365 दिन 6 घंटा। कितना लेता है, 365 दिन 6 घंटा। अर्थात हम अगर शॉर्ट में कहें तो टोटल कितना लेता है, 365 दिन। इससे भी एक क्वेश्चन निकला, कितना लेता है, 365 दिन। ठीक है, अब देखिएगा कि अगर पृथ्वी सूर्य की एक पूरी परिक्रमा करती है, ठीक है, तो एक बार पूरी सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम कहते हैं सौर वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसे हम किस नाम से जानते हैं, सौर वर्ष। यानी कि पृथ्वी अगर सूर्य की पूरी परिक्रमा करती है एक बार तो उसे हम सौर वर्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, सौर वर्ष के नाम से जानते हैं। एक चीज और बता दूं कि ऋतुएं परिवर्तन, ठीक है, ऋतुएं परिवर्तन एक और कारण से होती है, क्योंकि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो यही झुकी होने के कारण और चक्रण करने के कारण क्या होती है, ऋतुएं परिवर्तन होती है। और इसी के कारण जो है दिन रात जो है घटती बढ़ती रहती है। याद रखिएगा कि दिन रात किसके कारण घटती बढ़ती रहती है, तो परिक्रमण या वार्षिक गति के कारण। ठीक है, लिख देता हूं कि दिन रात का घटना या बढ़ना, ठीक है, किसके कारण होती है, परिक्रमण या वार्षिक। ठीक है, तो बस एकदम टाइप वाइज टाइप याद रखिए, एकदम समझ में आएगा, कोई रटने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यही सब क्वेश्चन जो है आपका पृथ्वी से संबंधित रहता है। और भी कुछ को देखिए, आगे है अगला टॉपिक है आपका कि आकार और बनावट की दृष्टि से यह किसके समान था, शुक्र के समान था। ठीक है, तो लिखेंगे कि आकार तथा बनावट में किसके समान है, शुक्र के समान है। ठीक है, देखिएगा आगे है कि इसे नीला ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह। नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर जल की उपस्थिति है, जल यहाँ पर है। ठीक है, तो लिखेंगे कि जल की उपस्थिति के कारण
ठीक है, जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, आगे है अगला टाइप है कि यह जो है पृथ्वी अपने कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। यह जो है इसका कक्षा है, तो यह कक्षा के सापेक्ष जो है कितने डिग्री का कोण बनाता है? 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। तो लिखेंगे कि कक्षा के सापेक्ष, ठीक है, 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, याद रखिएगा, ये सब पॉइंट टू पॉइंट पृथ्वी से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा सूर्य के बाद, याद रखिएगा कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा जो होता है प्रैक्सिमा सेंचुरी होता है। ठीक है, जो कि अल्फा सेंचुरी का एक ग्रुप होता है। ठीक है, तो सूर्य के बाद, देखिए सूर्य के बाद सबसे पहले तो सूर्य है, और सूर्य के बाद, ठीक है, पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन होता है? तो निकट का तारा, यानी कि यहाँ देखिएगा स्टार है। ठीक है, यहाँ पर स्टार है, तो निकट का तारा कौन होता है आपका? प्रैक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, तो लिखेंगे कि सूर्य के बाद निकट का तारा कौन होता है? प्रैक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, जो कि किसका समूह है? तो अल्फा सेंचुरी का, अल्फा सेंचुरी का समूह है। ठीक है, एकदम डिटेल से लिख रहा हूं, अल्फा सेंचुरी का समूह है। ठीक है, अब देखिएगा अभी प्रैक्सिमा सेंचुरी की दूरी, ठीक है, प्रैक्सिमा सेंचुरी की दूरी जो है पृथ्वी से कितनी है? ठीक है, तो यहां से यहां के बीच की दूरी आपका है 4.22 प्रकाश वर्ष। ठीक है, 4.22 प्रकाश वर्ष। तो यहां लिख देता हूं कि दूरी कितनी है आपका? तो 4.22 प्रकाश वर्ष। ठीक है, 4.22 प्रकाश वर्ष। ठीक, आगे देखिएगा, जो तारे पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर होते हैं, फिर से समझिएगा, जो तारे पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर होते हैं, कितना? 9 प्रकाश वर्ष। ध्यान दीजिएगा, 9 प्रकाश वर्ष। जो तारे पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर होते हैं उसे साइरस या डॉग स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं? साइरस या डॉग स्टार। और याद रखिएगा कि ये जो तारे होते हैं, ये जो आपका तारे होते हैं, तारे, ठीक है, तारे जो होते हैं गैसों का समूह होते हैं। ठीक है, तारे गैसों का समूह होते हैं। ठीक है, अर्थात तारे को विखंडित नहीं किया जा सकता, तारे टूट नहीं सकते, क्योंकि गैस टूटते नहीं है। ठीक है, जुटते हैं, इसलिए तारे को विखंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो कि यह जो तारे होते हैं वो सूर्य से दोगुने द्रव्यमान के होते हैं, सूर्य से दोगुने द्रव्यमान के होते हैं। ठीक है, सन से दोगुने द्रव्यमान के होते हैं। ठीक है, ये जो आपका साइरस या डॉग स्टार है सूर्य से दोगुने द्रव्यमान के होते हैं। ठीक है, अब जो है रात में दिखाई देने वाला, अब इससे क्वेश्चन आता है कि रात में दिखाई देने वाला सबसे चमकदार तारा कौन होता है? तो रात में दिखाई देने वाला सबसे चमकदार तारा जो होता है यही होता है साइरस या डॉग स्टार। ठीक है, तो रात में दिखाई देने वाला चमकदार तारा कौन होता है? यही होता है आपका साइरस या फिर डॉग स्टार। ठीक है, तो बस यही सब क्वेश्चन था आपका। ठीक है, इसको याद रखिएगा, पृथ्वी से एक भी क्वेश्चन उम्मीद करता हूं नहीं छूटेगा। ठीक है, अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है।
तो अभी चलते हैं मंगल की तरफ, मंगल मिशन, मंगल की तरफ, ठीक है, कि मंगल से कौन कौन से क्वेश्चन राइज करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रही होगी। प्लीज बने रहिए, ठीक है, जहां तक हो सके मैं कोशिश करूंगा कि आपको शॉर्ट टर्म में पूरा ब्रह्मांड आपके इंस्टॉल करा दूं, ठीक है। तो प्लीज बने रहिए और चलते हैं मंगल ग्रह। चलिए अब आगे चलते हैं मंगल ग्रह की तरफ। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे होंगे मंगल ग्रह, ठीक है। तो मंगल ग्रह में देखिएगा ये सूर्य है और ये मंगल ग्रह है, ठीक है। तो मंगल ग्रह से कौन कौन से टॉपिक आते हैं, सबसे पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा सबसे पहला टॉपिक आता है कि मंगल ग्रह को क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह को क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह आखिर क्यों कहते हैं, ठीक है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह करने का मेन रीजन होता है कि इस पर जो है आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। किसकी मात्रा पाई जाती है? आयरन ऑक्साइड, ठीक है। मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है। दूसरा है कि यहाँ पर देखिएगा एक पृथ्वी है, पृथ्वी पर 2 ध्रुव होते हैं, जो कि मैंने पहले भी बता रखा है, ठीक है। पृथ्वी पर 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब देखिएगा कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जब पृथ्वी का कक्षा तल जो होता है 25 डिग्री कोण पर क्या होता है, झुका होता है। कितने डिग्री कोण पर झुका होता है? 25 डिग्री कोण पर झुका होता है। और यही झुके होने के कारण यहाँ पर जो है ऋतु परिवर्तन होती है। क्या परिवर्तन होती है? ऋतु परिवर्तन होती है, ठीक है। याद रखिएगा मेन एग्जाम में पूछता है कि पृथ्वी के कितने डिग्री तल पर झुके होने के कारण मंगल में ऋतु में परिवर्तन होती है, तो 25 डिग्री, ठीक है। आगे है आपका कि अब देखिएगा यहाँ से कि मंगल जो है अपनी धुरी पर है, देखिए यहाँ पर धुरी है, ठीक है, इसकी धुरी। तो मंगल ग्रह जो है अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में करीब करीब 24 घंटा ले लेता है। यानी कि मंगल ग्रह जो है अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में कितना घंटा लेता है? आपका 24 घंटा लेता है, ठीक है। कितने घंटा लेता है? 24 घंटा लेता है, ठीक है। अब देखिएगा मंगल ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा यानी कि सूर्य के चारों तरफ घूमने में कितना समय लेता है? तो 687 दिन लेता है, 687 दिन ले लेता है, ठीक है। सूर्य की परिक्रमा करने में यानी सूर्य के चारों तरफ एक बार चक्कर लगाने में कितना ले लेता है? 687 दिन ले लेता है। अब देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन उतर के आता है कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह होते हैं, ठीक है। 2 उपग्रह होते हैं यानी कि 2 बेटे होते हैं। कौन कौन? तो देखिएगा पहला है आपका फोबोस और दूसरा है आपका डीमोस, ठीक है। दूसरा है आपका डीमोस, ठीक है। अब देखिएगा अब इससे और क्वेश्चन आते हैं कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन होता है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी होता है, याद रखिएगा, ठीक है, लिख देता हूं। क्या अगला है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन होती है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मंगल पर होता है ओलिपस मेसी, याद रखिएगा, ओलिपस मेसी, ठीक है। अगला है कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन होता है? तो सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत होता है निक्स ओलंपिया, याद रखेंगे, निक्स ओलंपिया, ठीक है, जो कि है एवरेस्ट का 3 गुना होता है, एवरेस्ट का 3 गुना होता है, ठीक है। एवरेस्ट का 3 गुना, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि एवरेस्ट पर्वत का 3 गुना, एवरेस्ट का 3 गुना होता है ऊंचा, ठीक है। आगे है कि पृथ्वी के जैसा जीवन संभव है मंगल ग्रह पर। बिल्कुल पृथ्वी के जैसा ही मंगल पर जीवन संभव है, कारण कि वहां पे जो है बर्फ के छल्ले पाए जाते हैं, वहां पे बर्फ के छल्ले पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए वहां पे कहा जाता है कि पृथ्वी पर जैसे जीवन यापन संभव है मंगल पर भी जीवन यापन संभव है, ठीक है।
तो दोस्त बस इतना ही आज इस वीडियो में मैं लेकर चलता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम वीडियो के पार्ट थर्ड में, ठीक है, हम सौर मंडल के पार्ट थर्ड में लेकर आएंगे क्षुद्र ग्रह से संबंधित, क्षुद्र ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो बस आज इतना ही। आई होप दोस्त आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, और आप लोग को अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे कि वो भी कुछ आकर आपके साथ शामिल होकर अधिक से अधिक सब्जेक्ट का अनुभव ले सके। ठीक है, तो दोस्त बस आप लोग से बस यही उम्मीद है कि आप लोग बस आराम से अच्छे से पढ़ें। ठीक है, और घर में सुरक्षित रहें, सेफ रहें।